फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो है विंटर डायरिया को लेके। मैं आपको समय समय पर कुछ डिजीज़ के बारे में बताता रहता हूँ और ये चीज़ आप उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करें और दूसरों को लिंक भेज दें, जिससे कि आप लोगों को हम ये जानकारी बीमारियों से संबंधित समय समय पर देते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है उसका नाम है विंटर डायरिया, जिसको स्टमक फ्लू के नाम से भी जानते हैं और कोल्ड डायरिया के नाम से भी जानते हैं। आजकल क्लिनिक और हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में और छोटी छोटी क्लिनिक्स में भी ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको लूज मोशन या वोमिटिंग की शिकायत होती है। अब ये लूज मोशन और वोमिटिंग जो विंटर के समय में होते हैं, एक्चुअली ये वायरल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। इसमें नोरो वायरस जो है वो कॉमन होता है और ये आरएनए टाइप का वायरस होता है। और ये छोटे बच्चों से लेकर, मतलब 1 से 2 साल के बच्चों से लेके और ये एडल्ट तक में होता है। जो रोटा वायरस का इन्फेक्शन होता है वो जनरली इन्फेंट में, मतलब बहुत छोटे बच्चों में, और 1 से 2 साल तक के बच्चों में ही होता है। जबकि जो नोरो वायरस का इन्फेक्शन होता है ये 2 साल से लेके एडल्ट तक में ये इन्फेक्शन होता है। और इसमें जीआई को अपसेट कर देता है, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइन को अपसेट कर देता है। और पूरे वर्ल्ड वाइड हम अगर देखें, तकरीबन 2 लाख लोग जो है इससे मौत भी हो जाती है और मिलियंस ऑफ पीपल इससे इन्फेक्ट होते हैं। एक्चुअली ये फीको ओरल रूट इन्फेक्शन है, मतलब पॉटी, जैसे मान ली किसी को पॉटी हो रही है और वो प्रॉपर हैंड वॉश नहीं कर रहा है, टॉयलेट की सफाई जिनके घरों में नहीं है, या टॉवल अलग नहीं है, या होटल या हॉस्पिटल से जो लोग आते हैं प्रॉपर हैंड वॉश नहीं करते हैं, या होटल में जहाँ खाना खाया जाता है वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो प्रॉपर हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, उनकी प्लेट्स में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसकी वजह से ये इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए या तो होटल्स को अवॉइड किया जाए, मतलब विंटर्स में, अब ज़्यादातर तो विंटर्स में ही लोग घूमा फिरी करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखें कि प्रॉपर हाइजीन जहां मेंटेन हो वहां पर आप लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट लें। और हॉस्पिटल अगर आप जाते हैं तो वहां से इन्फेक्शन को अवॉइड करना चाहिए, प्रॉपर हैंड वॉश करना चाहिए, अपने टॉवल्स अलग रखने चाहिए, बच्चों को उससे दूर रखना चाहिए अपने टॉवल से। अब इसके जो मेन लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं हॉस्पिटल या होटल से खाना खा के या बाहर से आए हैं, या आपको वैसे भी घर में भी किसी कारण से इन्फेक्शन मिला है, तो इसमें आपको सबसे पहले तो सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा और क्रम्स आएंगे और वोमिटिंग शुरू हो जाएंगी। और ये 8 से 10 घंटे के बाद तो कई बार लूज मोशन भी स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि इसके लक्षण 2 से 3 दिन तक चलते हैं। और ये वायरल इन्फेक्शन है, इसलिए इसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोग अपने आप भी एंटीबायोटिक लेने लगते हैं और कुछ क्लिनिशियन भी अब एंटीबायोटिक यूज कर देते हैं। लेकिन मेरा सुझाव ये रहता है कि ये एंटीबायोटिक का कोर्स जो है वो हमेशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंटीबायोटिक के फिर रेसिस्टेंट हो जाएंगे और आगे आने वाले समय में आपको कोई भी एंटीबायोटिक फिर फ़ायदा नहीं करेगी। उसका कोई भी इस्तेमाल करना आपके लिए बिल्कुल फालतू रहेगा और वो आप रेसिस्ट हो जाएंगे। इसलिए इसमें सुझाव यही रहता है, अच्छे डॉक्टर्स, एक्सपर्ट हमें जानकारी भी देते हैं और हमने उनके मतलब ये गाइडलाइंस भी हैं कि वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। हालांकि क्लिनिशियन और एक्सपर्ट डॉक्टर जो हैं एंटीबायोटिक का तभी इस्तेमाल करते हैं जब वो देखते हैं कि इसमें काफ़ी इन्फेक्शन है, हाई ग्रेड फीवर है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर्स जो है करते हैं और आप उनकी सलाह के आधार पर ही उन दवाइयों का इस्तेमाल करिए। दूसरी बात यह है कि इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का ज़्यादा रोल रहता है। जैसे हमने बताया आपको, इलेक्ट्रॉल है, ओआरएस, आजकल तो ओआरएस आपको टेट्रा पैक में भी बने हुए आते हैं, उनको आप आराम से ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं, कर्ड मतलब दही ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं। और अगर पेट में दर्द है तो डॉक्टर लोग आपको जो मेडिसिन एंटी स्पाज्मोटिक देते हैं उनका इस्तेमाल तो करना ठीक है, क्योंकि उन्हें तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना ही है। लेकिन एंटीबायोटिक को हम अवॉइड करने को बोल रहे हैं। और इसमें हमने देखा है कि हम लोग बताते हैं कि अगर किसी को एक स्टूल हुआ है, मतलब एक लूज मोशन हुआ है, तो वो 200 से 250 ml तक ओआरएस ले सकता है। वोमिटिंग अगर हो रही है तो वो भी एक सिम्टम्स है, तो वोमिटिंग में एंटी एमेटिक मेडिसिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, आप उनकी सलाह के अनुसार एंटी एमेटिक मेडिसिन ले सकते हैं।
लेकिन हमने ये देखा है कि ज़्यादातर कॉमनली लोग आते हैं कि मैंने लोमोफेन लिया है और लोमोटिल इस तरीके की दवाइयाँ लेते हैं। तो इसमें तो आजकल तो वैसे ये दवाइयाँ बैन हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी मार्केट में तो हर चीज़ बिकती है। तो उन दवाइयों का सेवन करना बहुत ही गलत होता है। एक्चुअली ये जो मेडिसिन है लोमोफैन, लोमोटिल, ये एंटी मोटिलिटी एजेंट हैं, मतलब इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को बढ़ाते हैं। अब एक हमारी कॉमन प्रॉब्लम होती है, प्रोटेक्टिव एजेंट का काम बॉडी करती है, तो उसमें टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम इस टाइप की मेडिसिन लेंगे तो वो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर ही होंगे और वहीं पर गट में रहेंगे, जो काफ़ी बाद में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इंटेस्टाइनल सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी कर सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी कर सकते हैं। तो इसमें सुझाव यही रहता है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें, अपने डॉक्टर से सलाह लें, जो हमने खान पान बताया है उसका ध्यान रखें, हैंड वॉशिंग का ध्यान रखें, बाहर का खाना ना खाएं, और अगर खा रहे हैं, आपकी आउटिंग हो रही है, तो आप प्रॉपर देख लें कि कहाँ हाइजीन मेंटेन है, फिर आप अपने प्रॉपर हैंड वॉश करें। कुछ मेडिसिन जो हैं आप सपोर्टिव मेडिसिन या सपोर्टिव ट्रीटमेंट कुछ अपना पास में भी रख सकते हैं फर्स्ट एड के रूप में। और इसमें अगर किसी को ये विंटर डायरिया हो गया है तो 2 से 3 दिन तक का रेस्ट कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा लूज मोशंस हो जाते हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस समय ऐसी कंडीशन में आप डॉक्टर से, हॉस्पिटल से सलाह लेके और आईवी ड्रिप भी लगा सकते हैं। 24 टू 48 आवर्स में ये लगभग कवर हो जाता है। और इसके बचाव के लिए हमने आपको पहले बताया कि ये जो वायरस है वो अल्कोहल रेसिस्टेंट होता है, इसलिए आपको क्लोरीन बेस्ड ब्लीच का ही इस्तेमाल करना चाहिए और इससे ही मतलब टॉयलेट्स को क्लीन करना चाहिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करना चाहिए और जो टॉयलेट्स के अंदर सिंक हैं या उसकी नल लगे हुए हैं, टंकियां लगी हुई हैं, उसको प्रॉपर क्लोरीन बेस्ड ब्लीचिंग पाउडर से साफ रखना चाहिए। हो सके तो टॉवल की जगह टिश्यू नैपकिन का यूज़ करना चाहिए। हैंड वॉश का जो हमने तरीका बताया था, 2 से 3 मिनट आपको प्रॉपर हैंड वॉश, फिंगर्स को अगर आप रिंग लगी हुई है तो रिंग को भी उतार के पूरा हैंड वॉश करिए। बच्चों के कपड़े जो हैं, ऐसा नहीं है उसको टॉयलेट हुई है, वोमिटिंग हुई है तो आपने उसी वॉशिंग मशीन में डाल दिए, तो पता लगा कि दूसरे बच्चों में इन्फेक्शन फैल सकता है, तो उनके कपड़ों को अलग किसी बकेट में रख दीजिए। उसके बाद उनको प्रॉपर गर्म पानी में और सर्फ के साथ में अलग से धोइए। धूप आ रही है तो उसको प्रॉपर धूप में सुखाइए। तो इस तरीके से ये नोरो वायरस जो है इन्फेक्शन हर साल लगभग सभी काफ़ी हद तक ये परेशान करता है। और ये हर साल, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है वो भी हर साल अपना स्ट्रेन बदलता है, ऐसी नोरो वायरस भी हर वर्ष अपना स्ट्रेन बदल देता है। इसीलिए साइंटिस्ट इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बना पाए हैं, बस इसमें प्रिकॉशंस और अच्छी जानकारी, हेल्थ इंफॉर्मेशन ही काफ़ी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। गुड नाइट दोस्तों, आगे की वीडियोस हम आपको डालते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को लिंक भेजिए, जिससे कि लोगों को हर बीमारी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो सके। गुड नाइट।